वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रैक। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कोप्लेनर फोर्सेस चैप्टर का 4th लेक्चर। ओके, सो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी आज इसका लास्ट डेट होगा। 2 न्यूमेरिकल मैं लूँगा। ये 2 न्यूमेरिकल्स की अटेंडेंस इतनी ज़्यादा होती है मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, सो आज स्पेशली 2 न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा ये लेक्चर, पता है, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी उनकी अटेंडेंस भी है। सो समझ सकते हो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ईयरफोन लगा लें, लैंडस्केप मोड पर अपने फ़ोन को कर ले और घर का कोना ले लें। अगर ट्रेन में हैं तो एक जगह पर बैठ जाएं, एक जगह पर कहीं पे खड़े हो जाएं, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने लिए एक प्रॉपर स्पेस ले लें और शुरू हो जाइए। एक शॉट में देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि पूरा दिमाग में जाएगा। और घर पे हो तो स्पेशली नोट्स वगैरह बनाते रहें कंटिन्यूसली। एट द लास्ट जब आप एग्ज़ाम से पहले इसको देखेंगे तो बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये रहा आपके स्क्रीन पर, जस्ट रीड इट आउट। तब तक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, जो अभी फ़िलहाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। सो ये रहा न्यूमेरिकल, और इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि अ डैम इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस। ये रहा फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स और थर्ड फोर्स। यहाँ पे मैंने आपको रेड कलर में दिखाया हुआ है ताकि समझ में आए कि ये फोर्सेस हैं स्पेशली। As shown in the figure, determine the single equivalent force and locate its point of intersection with the base AD. So ये रहा A point, ये रहा D point. Okay. So find out the resultant. First मेरा काम है कि find करना मुझे resultant. Second मेरा वर्क है कि वो जो resultant होगा यहाँ base AD पे कहाँ पे कट करेगा, उसकी लोकेशन मुझे find out करनी है। सो सबसे पहले एज वी नो कि दिस इज़ दी जनरल फोर्स सिस्टम। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जल्दी जाओ और सारे लेक्चर्स देख के यहाँ पे आ जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा टाइप है हमने किया हुआ है। फर्स्ट हमने किया हुआ था कंकरेंट टाइप, सेकंड हमने किया था पैरेलल फोर्सेस के टाइप, तीसरा किया था हमने जनरल। ये जनरल है। कोप्लेनर फोर्सेस में देखो ये जनरल फोर्सेस है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्क? हमको फर्स्ट क्या करना होता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई वो निकालना होता है। सो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है कि हमें जो इंक्लाइन फोर्सेस होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ के जो भी इंक्लाइन होंगे, सबसे पहले हमें उनको रिजॉल्व करना होता है। हाउ टू रिजॉल्व, लेक्चर्स देखा हुआ है तो यू नो कि किस तरह उसे रिजॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन दी सोल्यूशन मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो जस्ट स्टार्ट विथ मी, राइट डाउन दी सोल्यूशन। फर्स्ट राइट डाउन, दिस इज अ जनरल फोर्स सिस्टम। दिस इज ए general force system. Okay, so in general force system what is your first job? To calculate the resultant and theta. So उसको कैसे करेंगे? So we require summation f of x. Okay, और इसके लिए हमने किया हुआ है कि जो आगे के डायरेक्शन में जाएंगे उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, रिमेनिंग जितने भी लोग हैं अपोजिट डायरेक्शन में उनको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं किसी को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, इसका रिजोल्यूशन ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है। सेकंड ये है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। थर्ड, यहाँ पे एक फोर्स दिख रहा है जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दी उसका जो भी एक्स डायरेक्शन का जो भी फोर्स होगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? सो रिजॉल्व इसको इस तरह से करेंगे। डन, ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दी एंगल्स। एंगल्स कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ ज़रा। डायरेक्टली इट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ज्योमेट्री यूज़ करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सो दिस 60 इज गिवन ऑलरेडी। ओके, सो एक काम करते हैं, इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे के साइड पे। सो जैसे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा ये अपना हेल्प करेगा। वी नो दिस इज़ 90, दिस इज़ गिवन, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, दिस इज़ 90। सो डेफिनेटली ये यहाँ जो अंदर बैठा हुआ है दिस इज़ ऑल्सो 90, अपोजिट है। ठीक है, दिस इज़ 60, दिस इज़ 90। सो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज़ 30 डिग्री। ओके, सो जैसे ही मुझे 30 मिला, अब जाके इस फोर्स पे मुझे 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, जस्ट सर्च करना है। सो पता है हमको ये और ये दोनों पैरेलल है। ओके, सो पैरेलल होंगे तो जो एंगल यहाँ पे है z क्रिएट करते हैं, पता है, रिवर्स z और स्ट्रेट z। तो इसमें रिवर्स
ये जेड बन रहा है, सो जेड में जो ये एंगल है सेम एंगल यहाँ पे आएगा। स्कूल में पढ़ा हुआ है काफ़ी, नहीं पढ़ा हुआ तो वापस बुक्स खोलना है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ज्योमेट्री अच्छे से आती हो, तब जाके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉल्व होगा। सो दिस इज़ 30, सो डेफिनेटली ये 30 मिल जाएगा अपने को। जैसे ही वो 30 मिला, हाउ टू रिजॉल्व, दिस इज 30 न्यूटन 30। सो जिसके साथ टच होता है, राहुल सर ने बताया हुआ, इट इज़ 30 न्यूटन। ये 30 हमने ये फोर्स लिया हुआ है, देन कॉस 30 डिग्री, ये ऊपर का फोर्स हो गया। सिमिलरली डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, इट इज़ 30 साइन 30 डिग्री। ओके डन। सो ये इसका कर दिया हमने रिजोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं निकाल पाते, वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ओके, सो इस तरह से स्मार्ट वर्क करके निकाल लेना है उसको। अब हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं आई थिंक। ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, समीशन एफएक्स हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी, आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट इज़ प्लस 50 ये वर्टिकल है, सो ये फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा। इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज़ करने वाले हम, दिस कंपोनेंट, जो कि इस डायरेक्शन में। सो वी विल राइट इट एज अ माइनस 30 cos 30 डिग्री। ओके, सो गिव मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर, कैलकुलेटर में जस्ट पुट करो। सो यू विल गेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 24.0192, ये आपका समेशन एफ एक्स आ गया। What is next step? Your next step is to find out the summation Fy. What is summation Fy? All vertical component. Okay, vertical component में एक ध्यान रखना है कि upward direction को मैं पॉजिटिव लूँगा और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होंगे उनको सबको मैं नेगेटिव लूँगा। Let's start with this force. So it is in downward direction. So we'll write minus 120. Okay, downward direction में this one is again in downward direction. So again मैं write करूँगा minus 30 sin 30 डिग्री। ओके, सो ये इक्वल टू ये समीशन एफ वाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट स्टॉप करो और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू। सो इट इज माइनस 135। हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट नाउ, वेरी इजी। समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो रिजल्टेंट तो चुटकियों का काम है। कैसे करते हैं उसको, सो द रिजल्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द रिजल्टेंट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स द स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई द होल स्क्वायर। डन। राहुल सर ने कहा हुआ है कि एंगल्स लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आप एंगल्स नहीं लेते हो तो बाद में इनकी साइन देख के कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, उस तरह से कर सकते हो। तो मैं साइन यहाँ पे, वैसे साइन लो या मत लो, ये माइनस है, सो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही हो जाएगा। ओके, सो समीशन एफ एक्स इज 24.0192 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 135 द होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर रिजल्टेंट, फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, जो भी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, सो जस्ट पुट इन द कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। So you will get the answer 137.1201 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। आपके कैलकुलेटर में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जस्ट अगेन रिपीट करो, कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाते हैं। सो कैलकुलेटर में पुट करते हुए चले, तब आप सीख पाएंगे कि अदरवाइज एग्जाम्स में ऐसा होता है कि कैलकुलेटर में ये आंसर रॉन्ग आने लगता है, पता नहीं क्यों। सो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है वहाँ पे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट IMP पार्ट, रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड, डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एंगल, वो कौन सा एंगल क्रिएट करेगा। सो एंगल के लिए राहुल सर ने क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, सो वी नो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स। ओके, व्हाट इज एफ वाई, यहाँ पे कैलकुलेट किया, इट इज़ 135। मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ अगेन, क्योंकि मैं क्वाड्रेंट से डिसाइड करूँगा कहाँ पे है। अगर आप माइनस लोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। नेक्स्ट समेशन एफ एक्स इज 24.0192, डन। सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस आंसर। मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द थीटा।
So after calculation you will get 79.911 degrees. ओके, ये अपना आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 79.911 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैसे डिसाइड होता है? fx और fy राहुल सर ने जैसे बताया हुआ है, ये अगर हम लोग इसको x ले और इसको y कोऑर्डिनेट लें, सो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, वो फंडा पता है मैथ्स का, वही यूज़ करेंगे। x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमेशा इस क्वाड्रेंट में होता है। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो डेफिनेटली माय दिस एंगल लाइज ऑन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय द फोर्थ क्वाड्रेंट? इट मीन्स कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, आपको एक, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, आपको फोर्स इस तरह से दिखाना है, इस तरह दिखाएंगे फोर्स, और जो भी एंगल आपका आएगा उस एंगल को हमेशा इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो उसको हम लोग इस तरीके से उस एंगल को दिखाते हैं। डन। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में है फिलहाल, तो ये रहा मेरा एंगल। लेट्स राइट डाउन, यहाँ पे जस्ट शो कि दिस इज योर थीटा। व्हाट इज योर थीटा? इट इज 79.911 डिग्रीज। डन, समझ में आ गया? सो वी हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट पार्ट, द रिजल्टेंट आर एंड द एंगल ऑफ दैट रिजल्टेंट। सो इट इज 79.911। सो जैसे ये कैलकुलेट हो गया, आपके दिमाग में आप समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया कि जो रिजल्टेंट है वो 79.911 डिग्रीज एंगल्स क्रिएट करेगा। ओके, अब जो सेकेंड पार्ट है हमारा कि इंटरसेक्शन पॉइंट विद द बेस AD, वो कैसे आएगा, चलिए उसको देखते हैं। पहले इसको जस्ट फटक से छाप लीजिए, समझते हुए लिखिएगा, डायरेक्टली मत लिखो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट इज़ यूजलेस। ओके, चलो अभी मैं इसको ज़रा इरेज करता हूँ और जो सेकेंड पार्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या निकाल लिया? हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, हमने रिजल्टेंट निकाला और हमने उसका एंगल थीटा निकाल लिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आया। सो मैं यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इरेज कर दिया है काफ़ी चीज़ें। सो रिजल्टेंट वी गॉट 137.1201 न्यूटन एंड थीटा इट इज़ 79.911 डिग्रीज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। डन, समझ में आया? सो दिस टू इज़ calculated. Now let's move to the third one. So third important is write down point of intersection. Step 2 है अपना ये। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं point of intersection, point of intersections of the resultant force किससे मांगा हुआ था भाई ये? with base AD, with base with base AD. What is base AD? This one is base AD. So base AD पे ये कहाँ पे point of intersection क्या होगा वो मुझे निकालना है। So सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम है let the resultant force, लिखिए, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस काफ़ी कम हो जाता है आपको बताने के लिए, बार बार इरेज करना पड़ता है। So just write down let रिजल्टेंट आर। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस सेक्शन को धीरे धीरे फास्ट मूव करके भागा सकते हैं। लेट द रिजल्टेंट फोर्स लाई एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी टू द राइट ऑफ ए। से एक काम करता हूँ ना मैं, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि सपोज करते हैं दिस इज माई रिजल्टेंट। ओके, सो लेट द रिजल्टेंट फोर्स लाई एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये मैं पॉइंट ए लेने वाला हूँ, सो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं लेने वाला हूँ डी। ओके, लेट द रिजल्टेंट फोर्स लाई एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी टू द राइट, ओके, टू द राइट ऑफ ए। आप टू द लेफ्ट ऑफ ए भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना जब आंसर आएगा लास्ट में तो डी की अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर पॉजिटिव आता है डी कैलकुलेशंस करने के बाद, तो जो मैंने आर लिया हुआ है राइट हैंड साइड इट इज़ करेक्ट। ओके, अगर वो नेगेटिव में अगर उसका आंसर आएगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो डायरेक्शन में मैंने लिया हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो उसके लेफ्ट में रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और रिजल्टेंट को राहुल सर ने ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिखाया? क्योंकि ये पिछले
पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट निकालना इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऊपर दिखाएंगे तो इट इज़ टोटली रॉन्ग, वो आप नहीं कर सकते। और फोर्थ क्वाड्रेंट का ये डायरेक्शन होता है, यहाँ पे देखा हमने ये। सो इस तरह से मैंने इसको कट किया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने गलती कर दी तो आगे का ये पूरा यूजलेस है। समझ रहे हैं? ओके, सो चलो लिख लेते हैं। लेट द रिजल्टेंट फोर्स लाई एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी टू द राइट ऑफ द ए एंड कटिंग द बेस एट पॉइंट ई। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ई। ओके, सो मैं सपोज करता हूँ एट अ पॉइंट ई इट इज़ कटिंग विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, मैंने जो नोट्स में क्रिएट किए हुए बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि आप नोट्स जब डाउनलोड करें, आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, आपका ईमेल आईडी हमको सेंड करना है। जैसे आप ईमेल आईडी सेंड करेंगे पूरा नोट्स आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। सभी को नहीं सेंड करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ लोगों को ही नोट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नोट्स खुद से लिख के रखने हैं। ध्यान रखना है, तो जितना जल्दी आप ईमेल आईडी सेंड करेंगे, कुछ शुरू के कुछ लोगों को ही जाएगा ये, अदरवाइज सबको देने का कोई मतलब नहीं। ओके, सो लेट इट एज अ जेड। सो मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि इसका जो पॉइंट ई है उसका डिस्टेंस z है फ्रॉम द पॉइंट ए, और यही मुझे कैलकुलेट करना है z। डन, समझ में आ रहा है कि मेरा सेकंड यही है कि हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद द बेस AD। सो बेस AD पे ये पॉइंट ई, ये डिस्टेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट, वी नो सर इट इज़ वेरी इजी, वी नो बाय यूजिंग द वेरिग्नन्स थ्योरम। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नाउ बाय using Varignon's theorem। बेटा लोग पढ़ के आए पुराने लेक्चर्स, सो जितने लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं दे डेफिनेटली नो व्हाट इज मीन बाय द वेरिग्नन्स थ्योरम। व्हाट इज वेरिग्नन्स थ्योरम? वेरिग्नन्स बाबा ने कहा है कि जितने भी फोर्सेस यहाँ वहाँ नाच रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करोगे, जब मैं यहाँ पे ए करने वाला हूँ, सो एक पॉइंट जो भी सिलेक्ट करोगे वहाँ से उन सब का मोमेंटम और रिजल्टेंट का अकेले का मोमेंटम उस पॉइंट से इक्वल होता है। दिस इज टोल्ड बाय द वेरिग्नन्स बाबा। ओके, सो आगे मूव करते हैं, वेरिग्नन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। वेरिग्नन्स थ्योरम के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? सो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस पॉइंट ए। सो मैं किस तरह लिखूँगा, द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, एम फॉर मोमेंट एट पॉइंट ए फॉर ऑल द फोर्सेस। ओके, सारे फोर्सेस मीन्स एफ मैंने ऊपर लिखा है, पॉइंट जो लिया मैंने उसको नीचे दिखाया हुआ, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, अब यहाँ पे समेशन नहीं लिखना है, समेशन सिर्फ यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ रिजल्टेंट टू द सेम पॉइंट ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ए डन। सो अभी क्या करना है आगे, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय द मोमेंट? मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट आज के बाद जिंदगी में कभी भी सुना मोमेंट वर्ड तो इतना याद रखना है, कुछ फोर्स होगा और कोई डिस्टेंस होगा। ओके, सो पॉइंट ए हमने कंसिडर किया हुआ है, तो दिस इज फोर्स, डिस्टेंस इज 2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 2 मीटर है, यस। सो ये फोर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट फोर्स इज दिस 120 न्यूटन। सो 120 न्यूटन अगर फोर्स को यहाँ पे मैं लेके आ जाऊँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन इसका 2 मीटर ही होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, उसका भी कोई टेंशन नहीं होने वाला है मोमेंट निकालने के लिए। बट ये जो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो फोर्स गिवन है उसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है। डन। सो ये जो फोर्स है इट मीन्स कि यहाँ से जब जाएगा, यहाँ से कहीं से चला जाएगा और इसका जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग जो रिजॉल्व किया हुआ ऑलरेडी 2 फोर्सेस को, तब ये जो रिजॉल्व आपने किया हुआ है ना, वो रिजॉल्व एक्स डायरेक्शन में जो मैंने रिजॉल्व किया और वाई डायरेक्शन में जो रिजॉल्व किया, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, उस बेस पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। सो अब ये जो फोर्स है ना, उसको मैं यहाँ पे जस्ट दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट पे ये फोर्स है, सो इस पॉइंट से इस फोर्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये जो सेकेंड फोर्स है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर 30 cos 30 डिग्री, दिस इज़ योर 30 sin 30 डिग्री। समझ में आया? ये पॉइंट पे दिखाना रहता है मेन, ये तो हम दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ दिखा देते हैं और नॉर्मली मैंने इसको बता दिया यहाँ पे कि ये कुछ इस तरह से है। सो अभी हम क्या फंडा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे मूव करेगा। सो दिस डिस्टेंस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए
सिमिलरली ये जो सेकेंड पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। सो अब बात आ जाती है कि वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर। सो अगेन एक काम करो, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ ताकि एकदम क्लियरली आपको विजिबल हो। अब हम लोग एक काम करेंगे कि ये जो दिख रहा है फोर्स भी वहीं पे आ रहा है और एक मैं अब ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये 90 डिग्रीज को कर दूँगा, एक ट्रायंगल यूज़ करूँगा और सिंपली बाय ज्योमेट्री में ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करूँगा। ओके, ये डिस्टेंस मुझे यूज़ पड़ेगा ये फोर्स और ये डिस्टेंस के लिए, और सेकेंडली ये जो आ रहा है ये इसको हम ये जैसे डिस्टेंस में निकालूंगा वो डिस्टेंस क्या करेगा मुझे, फिर मैं ये टोटल में से इसको निकाल दूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा। बिल्कुल भी डरो मत, धीरे धीरे राहुल सर करते जा रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। अब जाके मुझे पता चला कि जब मैं रिजल्ट मोमेंट निकालूंगा तो मुझे कुछ लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से लेंथ ज़रूरी है? फर्स्ट तो ये लेंथ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, डन। सेकंड मुझे ये जो फोर्स है इसकी ये डिस्टेंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो इन लोगों को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा आपको कि ये जो ये दिख रहा है इसको हमको ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको निकाल के लाता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सो दिस इज़ गिवन 60 डिग्री, दिस इज़ 90, मैंने परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ किया और डेफिनेटली ये 30 हो जाएगा। आई नो दिस इज़ 1.5 मीटर, दिस इज़ 1.5 मीटर। ये कौन है? हाइपोबाबा है, हाइपोटेनस। ये मुझे नहीं पता, सपोज करते इसको मैं x ले लेता हूँ और ये नहीं पता मुझे, इसको मैं y ले लेता हूँ। सो y और x को कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी इजी। ये अगर मैंने 60 डिग्री को लिया, ओके, सो अगर मैं 60 को कंसिडर करता हूँ तो ये इससे क्या है? एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के लिए कॉस हमेशा लिखेंगे। सो कॉस 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो 1.5। सो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 60, जो भी एंगल आता है जस्ट यहाँ पे राइट डाउन। और y सिमिलरली y के लिए क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं कि इट इज़ अ साइन 60 बिकॉज अपोजिट, सो अपोजिट इज़ y अपॉन हाइपो इज़ 1.5। सो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 60। ओके, सो ये दोनों के दोनों, ये जो यहाँ पे फर्स्ट है इसका आंसर फटक से निकालो, कैलकुलेटर में पुट करो, इसको निकालो फास्ट 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 फास्ट। सो यू विल गेट x एज x अपना कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 0.75 और y जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 1.299। आ गया क्या कैलकुलेटर में? मीटर्स, हाँ डेफिनेटली मीटर्स में रहेंगे ये। सो ये वैल्यूज़ आ गई, काफ़ी मेहनत करा रही हैं लेकिन मज़ा आने वाला है इनको करते हुए। वेरी इजी। सो समझ में आया आपको? सो y जो ये जो वैल्यू है, फिलहाल हमने इसको क्या लिया हुआ था, सॉरी x लिया हुआ है, सो इट इज़ 0.75। सो ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज डेफिनेटली 4.25। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? टोटल इज 5 मीटर। सो उसमें से 0.75 में निकाल दूंगा और उसके बाद रिमेनिंग मेरे लिए यूज़फुल। और ये जो डिस्टेंस आया, ये क्या आया वो अपना डिस्टेंस, ये आया हुआ है 1.299। सो ये जो फोर्स है इसका जो डिस्टेंस आया हुआ है, सो इट इज़ 1.299 मीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर ये 2 मीटर है और ये 1.299 मीटर उससे ऊपर कैसा? बेटा ये सिर्फ रफ फिगर होता है। तो जब आप एग्ज़ाम्स में करने बैठोगे या फिर जब आप कभी कर रहे हो तो आपको सिर्फ रफली सब फटफट करते रहना होता है। बस आपको दिमाग में ध्यान रखना होता है कि ये 1.299 है, ये इसके ऊपर है नीचे है। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम अराइज होता है लेकिन आपको पहले नहीं पता ना, हम लोग आंसर निकालने के बाद पता चलता है कि इट इज़ 1.299। तो छोटे मोटे ये हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपका एट द लास्ट आंसर करेक्ट आएगा। कुछ लोग होते हैं, वेरी गुड, अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ा तो अमेजिंग, कीप इट अप। ओके, सो लेट्स सी। सो चलिए फर्स्ट फोर्स देख लेते हैं। हाँ, ये करते समय मैं क्या ध्यान रखने वाला हूँ कि ऑल एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को विल कंसिडर अ पॉजिटिव। सो यहाँ पे आ जाते हैं, मोमेंट एट फॉर दिस फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स मैं 50 लेता हूँ। सो ये रहा मेरा फोर्स, ये रहा पॉइंट है क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्या है ये? क्लॉकवाइज, टाटा। सो क्लॉकवाइज को मैं लिखूंगा -50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर, डन।
ये फोर्स भाग रहे बाबा। तो ये नेक्स्ट ये क्या आ रहा है, अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, सो अगेन इट इज माइनस फोर्स कितना है रे भाई 120, सो अगेन माइनस 120 फोर्स हो गया। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपना, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा, बहुत ध्यान से, आपसे भी ऐसा गलती हो सकता है। सो फोर्स यहाँ पे जा रहा है ना, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 2 मीटर, सो ये हो गया 2, और ये फोर्स एक था लेकिन उसको जब मैंने 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, सो अब ये हो गया है, देखो ये जो पॉइंट ए से ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिव लिखने वाला हूँ। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, कौन सा फोर्स है वो 30 cos 30। बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या अभी हमने कैलकुलेट किया 1 पॉइंट इंटू 1.299, ओके। इसका जो नेक्स्ट फोर्स है ये वाला, ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज नेगेटिव, ओके। सो अगेन पुट माइनस 30 टाइम्स साइन 30 इंटू 4.25। वाई 4.25, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का फ्रॉम द पॉइंट ए चाहिए, ना कि जो हमने कैलकुलेट किया वो। डन। सो पूरे में से उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि 4.75 को 5 में से निकालना है। सो जो आंसर आएगा, सो यहाँ पे मैंने लिखा, ये सारे के सारे फोर्सेस मैंने लिख लिए, सारे फोर्सेस के मोमेंट। अब रिजल्टेंट सबका पप्पा अकेले आने वाला है, सो दिस इज रिजल्टेंट। पॉइंट ए से उसका क्या है रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ क्लॉकवाइज, सो वी पुट अ माइनस साइन। रिजल्टेंट मैंने निकाला हुआ है, इट इज़ 137.1201 इंटू what is perpendicular distance, we have assumed it as a d, okay. So put in the calculator and give me the value for d. What is the d? मैं साइड हो जा रहा हूँ, पूरा अपना टाइम लो, थोड़ा पॉज करो वीडियो को और शुरू हो जाओ, निकालते रहो। So at the last, after the calculation, you will get the answer 2.6984 meter. ओके, सो यू विल गेट अ डी एज 2.6984। सो क्या ये मेरा z है, राहुल सर ने आपको जो सिखाया, सो क्या दिस इज़ योर लास्ट आंसर? डेफिनेटली नो। अगर किसी ने यस बोला तो बेटा ध्यान दे, दिस इज डी, ये डी निकला हुआ है, बेस ए डी से तुमसे एग्जामिनर ने मांगा हुआ है, और आप डी क्यों दे रहे हो उसको, डी नहीं देना है, वी रिक्वायर z, ओके। सो z हमने जो नीचे रखा हुआ है, सो z कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूँ, सो ये दिख रहा है आपको, ये छोटू सा पार्ट दिखाई दे रहा है। सो ये जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगा मैं, पॉइंट E, सो ये रहा यहाँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके। सो ये रहा पॉइंट E और M ले लेता हूँ मैं, सो ये हो गया M, और यहाँ पे पॉइंट A है, सो वी रिक्वायर दिस डिस्टेंस एज अ Z, बराबर, और दिस इज़ 90, और ये हमने भी कैलकुलेट किया D, इट इज़ 2.6984, ओके। और ये जो एंगल है बेटा लोग, ये एंगल क्या आएगा, व्हाट इज़ दिस एंगल, ये रिजल्टेंट है ना, याद आया हमने रिजल्टेंट निकाला हुआ है। तो ये थीटा अपना कितना है, इट इज़ 79.911। अगर ये 79.991 है, ये इसके पैरेलल है, और ये सेम एंगल जब ये 30 डिग्री इसका है, उसको ध्यान मत रखो, ये जो एंगल है, सो ये जो एंगल आने वाला है, ये एंगल क्या आने वाला है, रिजल्टेंट का, दो पैरेलल लाइंस के ये अपोजिट वाले याद है, वो बचपन में किया हमने, दो लाइंस पैरेलल हो, सो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है, ध्यान आया। सो वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सो ये एंगल हो जाएगा अपना 79.911, बराबर ना, वही था, ओके। सो दिस इज़ माई थीटा, दिस इज़ माई दिस, सो डेफिनेटली दिस इज़ माई हाइपो, और ये इसके क्या है, अपोजिट में है, अपोजिट में है, तो व्हाट इज़ वी यूज़ साइन थीटा, ओके। सो साइन 79.9, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, साइन इज इक्वल टू अपोजिट इज 2.6984 अपॉन हाइपो, व्हाट इज हाइपो, z, सो z इज इक्वल टू 2.6984 अपॉन साइन ऑफ दिस। सो कैलकुलेटर में पुट करो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। सो द लास्ट आंसर इज z इज इक्वल टू 2.7407 मीटर, ओके।
सो z की वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू 2.7407 मीटर। ओके, सो दिस इज द लास्ट सोल्यूशन। अब जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। सो z इज 2.7407 मीटर एंड तो क्या क्या हमने कैलकुलेट किया इस न्यूमेरिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया 137.1201 न्यूटन, उसके बाद हमने थीटा फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने जस्ट वेरिगनेस थ्योरम यूज़ किया और ये सब यहाँ पे सॉल्व किया। इस सब में एक चीज़ आपने ध्यान दी कि जब आपने डी कैलकुलेट किया सो इट इज़ पॉजिटिव, सो इट मीन्स कि हमने जो कैलकुलेट करने के लिए जो रिजल्टेंट टू दी राइट लिया था इट इज़ करेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में इसको लेफ्ट में लिया तो इसका ये आंसर सिर्फ माइनस आएगा, -2.6984। तो आपको समझ जाना है कि इसके लेफ्ट में नहीं, उसके राइट में होगा। आपका स्टेटमेंट चेंज करना है। सो विच वी हैव अज्यूम कि द रिजल्टेंट इज लेफ्ट टू द ए, दैट इज रॉन्ग एंड इट इज इन द राइट ऑफ द ए। अगर आपका आंसर माइनस आया तो, हमारा प्लस आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ठीक है, सो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, पूरा छाप लो इसको। और एक चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है जो अभी चल रहा है फिलहाल, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो एक लाइक, जस्ट रुको और जाओ सीधा एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आपके लिए इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को झटके में कर देना, उसके लिए थोड़ी एनर्जी लगती है। सो एनर्जी देते रहें, लाइक करते रहें। चलिए अगला एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सो चलिए मैं इसको भी इरेज करता हूँ और अगला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड न्यूमेरिकल। जस्ट रीड इट आउट, देख लो एक बार, पॉज कर लो और समझ लो कि क्या है इसमें, क्या क्या करना है। तो ये रहा जो आपने अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर देखा वो न्यूमेरिकल। होप आपने पढ़ लिया होगा पूरा। कुछ पॉइंट्स दिखाने यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो दिए हुए यहाँ पे। फ़िलहाल ये पॉइंट ए यहाँ पे है, दिस इज़ बी गिवन, दिस इज़ सी एंड डेफिनेटली इट इज़ D given. Okay, this distance is 2 meter, this distance is 2 meter, this is 3 meter, this is 3 meter। एक परफेक्ट है पूरा। सो इट मीन्स कि मैं सपोज कर सकता हूँ दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 2। ओके, 3 फोर्सेस इज गिवन, जिसको मैंने आपके लिए रेड में किया हुआ है ताकि क्लियरली विजिबल हो कि सिर्फ यही फोर्सेस है, बाकी सब के सब कुछ अलग ही है। सो दिख रहा है आपको? सो यस, डेफिनेटली क्या पूछा हुआ, चलो देख लेते हैं। कंप्यूट द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस। सो ये रहे 3 फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट निकालना है। दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फॉर दिस जनरल फोर्स सिस्टम। समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, थीटा इज समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, इतना फटाक से आना चाहिए जैसे आपने रीड किया। एंड फाइंड इट एंड लोकेट इट्स इंटरसेक्शन विथ ए बी एंड बी सी। मतलब जो रिजल्टेंट आया है उसका ए बी और बी सी से इंटरसेक्शन क्या आएगा, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस वन। तो पता है हमने अभी किया पिछले वाले में, वेरिगनेस बाबा को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, वो तुरंत आएंगे और फिर वो कुछ आपको डिस्टेंसेस दे के जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर कुछ हम ट्रायंगल्स लेंगे, ज्योमेट्री यूज़ करेंगे और बी सी के बीच में कहाँ पे इंटरसेक्शन है और ए बी के बीच में कहाँ इंटरसेक्शन है करेंगे। ठीक है, सो समझ में आया आपको? बिल्कुल वही करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्ट स्टॉप करें और खुद से ट्राई करें कि आप ये कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली कोप्लेनर फोर्सेस चैप्टर वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये मैं आपसे हमेशा चाहूँगा कि जैसे ही मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ और जो प्रीवियस बेस्ड पे हो तो आप कर पाएँ। ठीक है, वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा, बोलते हैं ना, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, अच्छा रहता है। और कमेंट में भी करें, लिख दें कि सर मैंने इसको कर लिया आपसे करने से पहले, और आप मेरे आंसर्स मिलाते हुए रहें। अगर आपने कर भी लिया हुआ है तो जैसे ही वीडियो ऑन करेंगे तो जो आंसर्स जहाँ पे निकाला हुआ है मैंने, जस्ट उनको एक बार क्रॉस चेक कर ले कि क्या क्या है। ओके, सो कमेंट में ज़रूर बता देना कि सर मैंने इसको कर लिया या फिर मैं नहीं कर पाया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट टू फाइंड समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई? द फर्स्ट पार्ट इज, सबके सब इंक्लाइन है, सबके सब लुढ़के हुए हैं। सो क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। हाउ टू रिजॉल्व? डेफिनेटली इसको रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसको रिजॉल्व इस तरीके से करेंगे। चलिए मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए रेड कलर यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मिक्स हो जा रहे हैं दोनों कलर। सो ये रिजॉल्व करेंगे, ये रहा और ये रहा। ठीक है, सो ये हो गया रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व करेंगे, सो ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको रिजॉल्व करेंगे, सो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल।
सबको रिजॉल्व तो कर दिया। रिजॉल्व करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमें पता है कि हमें एंगल्स भी तो ज़रूरी है। बिना एंगल के आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी वैल्यूज़ को। सो यहाँ पर आपको एंगल्स लेने हैं, ये एंगल की ज़रूरत है आपको, या फिर ये दोनों में से कोई भी एक एंगल पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो अब यहाँ पे यूज़ होगा अपना ज्योमेट्री जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो ज्योमेट्री, सो जो मैंने नोट्स में लिए हुए सेम एंगल्स में यहाँ पे लेता हूँ ताकि जब आप नोट्स डाउनलोड कर लें। अगेन मैं कहता हूँ, नोट्स के लिए आपको लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी पुट करना है। ईमेल आईडी पुट करने के बाद प्रॉपर ईमेल आईडी आपने डाला तो उस ईमेल आईडी पे इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, सो उस नोट्स में मैंने फ़िलहाल इसे θ1 लिया हुआ है, दिस इज़ θ1, और इसे मैंने θ2 लिया हुआ है। ओके, और θ1 θ2, और इसे मैंने लिया हुआ है θ3। ओके, इसे θ1 लिया, इट मीन्स इनडायरेक्टली इट मीन्स कि मैंने इसे θ1 लिया है। ठीक है, सो चलिए मैं दूसरे वे से बताता हूँ कि ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करने के लिए पहले मैंने ऐसा सोच लिया कि दिस इज़ माई θ1। ओके, और इस एंगल पे ये एंगल मैंने एक ऐसे सपोज कर लिया कि दिस इज़ माई θ2, और इसे मैंने सपोज कर लिया दिस इज़ माई θ3। लेकिन वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए इस एंगल को मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में। सो दिस इज़ माई θ1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे θ2 मैंने किया हुआ है तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा θ2 फ्रॉम दिस सिंपल ज्योमेट्री। और अगर यहाँ पे मैंने θ3 लिया हुआ है, ये θ3 है, तो ये θ3 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस इज़ पैरेलल एंड दिस एंगल। ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली और θ3। ये आपकी आंखों को देखने आना चाहिए कि यहाँ का थीटा यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जब मैं ट्रायंगल कंसिडर करूँगा तब मुझे पता है कि इसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, और मैं कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसे। लेट्स कैलकुलेट द θ1। हाउ टू कैलकुलेट θ1। सो θ1 कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा ध्यान देने वाला हूँ कि अगर मैं ये बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करूँ, ये ट्रायंगल, ओके, सो बहुत इजी है क्योंकि ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, दिस इज़ 3 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस भी मुझे पता पूरा, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल लिया हमने। सो इट इज़ 2 + 2, सो इट इज़ 4 मीटर। इजी, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया इसका अपोजिट, ये 90 है, सो ये हाइपो होगा। ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। किसको बुलाऊंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी डेफिनेटली, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट इज़ 3, एडजेसेंट इज़ 4। सो कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर में ध्यान रखना है रेडियन में है कि डिग्री में है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 3/4 जब करोगे आप, सो यू विल गेट 36.87 डिग्रीज। सो दिस इज़ योर θ1। हाउ टू कैलकुलेट θ1, दिस इज द मेथड। अब कैलकुलेट करना है θ2। सो θ2 के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन, ये ट्रायंगल, इसकी हेल्प लूँगा मैं। सो ये डिस्टेंस पता है आपको? यस सर, डेफिनेटली। सो दिस इज़ 3 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। सो इफ इट इज़ 3 मीटर, इट इज़ 2 मीटर। सो क्या करेंगे, अगेन अपोजिट, और ये क्या है, एडजेसेंट। अगेन tan θ2। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट में आ गया 3, एडजेसेंट में आ जाएगा 2। सो यू विल गेट θ2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में फास्ट करते चलो अभी। सो यू विल गेट 56.31 डिग्रीज। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर θ3। θ3 के लिए ये जो दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, अपोजिट कितना है अपना भाई, सो tan θ3 अपोजिट कितना है, सो अपोजिट है, इट इज़ 2। 4 पूरा है, लेकिन ये ट्रायंगल में सिर्फ इतना पोर्शन है, सो इट इज़ 2। अपोजिट ये 90 है, तो ये हाइपो है, ये एडजेसेंट हुआ। एडजेसेंट कितना हो गया भाई, 6। सो θ3 इज़ tan इनवर्स ऑफ 2/6। सो यू विल गेट 18.43 डिग्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जस्ट साइड हो जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है वो है थीटा कैलकुलेशन। सो दिस इज़ द मेन पार्ट टू फाइंड आउट द थीटास। फटाफट लिखो इसको, फटाफट करते चलो, और इसके आगे का भी हम करते हैं। डन। सो θ1 हमने कैलकुलेट कर लिया, θ2 हमने कैलकुलेट कर लिया, और θ3। ओके, सो चलिए वैल्यूज़ लिख देते हैं। सो θ1 की वैल्यूज़ क्या मिली हमें, 36.87। θ2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, इट इज़ 56.31।
और थीटा 3 उस कॉर्नर पे 18.43, सो इसकी वैल्यू मिली मुझे 18.43। ये वैल्यू मिलते ही सबसे पहले मुझे क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना है। सो ये रहा थीटा, दिस इज 1000 न्यूटन, सो 1000 इससे टच है, सो इट इज़ 1000 cos 36.87। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ 1000 sin 36.87। समझ में आ रहा है? जैसे ही मुझे मिल गया एंगल्स, मुझे मिल चुका है रिजॉल्व करना। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल है और ये फोर्स था 722, ये एंगल से टच है, सो सर ने बताया है टच है तो कॉस, सो कॉस ऑफ 56.31। ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज़ 720 साइन ऑफ क्या एंगल है भाई, ये 56.31। हो गए दो रिजॉल्व के लिए। तीसरा ऊपर बैठा हुआ है 632, ये एंगल इससे टच है, सो इट इज़ 632 कॉस एंगल इज 18.43। ओके, इससे टच नहीं है, सो 632 साइन ऑफ दैट एंगल, सो साइन ऑफ 18.43। चैन की सांस ले लो, आपने काफ़ी पोर्शन कर लिया आपका, धड़ाधड़ समझ में आ रहा है। सो ये हो गया। मैं अभी एंगल्स कैसे मैंने कैलकुलेट किए, जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और ऐसा मैं होप करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद मेरे बच्चे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 धनाधन निकालेंगे। सो ये रहा, इतने इजी वाले पोर्शन को जो काफ़ी इजी था, राहुल सर ने उसको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट कर दिया। राहुल सर नहीं, आज के बाद राहुल सर का हर लेक्चर देखने वाला बच्चा अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा ताकि वो इजीली सॉल्व कर पाए आगे चल के। सो इसका आगे का पार्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो राइट डाउन सोल्यूशन। वो सर फिर वो क्या कर रहे थे, अरे बेटा वो भी सोल्यूशन ही था बट थोड़ा जनरलाइज कर रहे थे उसको। सो राइट डाउन फर्स्ट वन, दिस इज द जनरल फोर्स सिस्टम, दिस इज द जनरल फोर्स सिस्टम ऑफ अ कोप्लेनर फोर्सेस। सो जनरल रहेगा तो मुझे पता है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। ओके, सो नाउ टेकिंग समेशन एफ एक्स, इसमें क्या ध्यान रखना है कि आगे की तरफ जो जा रहे हैं सबको पॉजिटिव में लेने वाला हूँ। ओके, सो चलो फटाफट करो, पॉज करो और खुद से ट्राई करो। चलो राहुल सर भी शुरू करते हैं। समेशन एफ एक्स, सो ये रहा फर्स्ट फोर्स, ये बैक साइड में, सो इट इज़ माइनस 722 कॉस 56.31 हो गया। इसका हो गया, ये फोर्स का आगे की तरफ जा रहा है, सो इट इज़ प्लस 1000, क्या है ये, कॉस है, सो प्लस 1000 कॉस, एंगल है इसका 36.87। ओके, सो 36.87। सेकेंड फोर्स हो गया, थर्ड फोर्स ऊपर बैठा हुआ है, इसका भी आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, सो अगेन प्लस 632 साइन ऑफ 18.43। कितने लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है, कमेंट कर दो नीचे कि सर मैंने कर लिया हुआ है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये इक्वल टू समेशन एफ एक्स था। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट करो। अगेन कह रहा हूँ, ध्यान रखो ये डिग्रीज में, अगर आपका रेडियन में है कैलकुलेटर तो उसका मोड चेंज करके उसको 36.87 को डिग्री में रखो, तब जाके इसका आंसर जो भी आ रहा है जस्ट राइट डाउन। सो समेशन एफ एक्स यू विल गेट 599.3102, ये आ जाएगा आपका समेशन एफ एक्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द समेशन एफ वाई, सेम। नाउ टेकिंग, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नाउ टेकिंग समेशन एफ ऑफ वाई, अपवर्ड डायरेक्शन में विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। सो चलिए शुरू करें, यही फोर्स से फिर शुरू करता हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सो माइनस ऑफ 720 साइन ऑफ 56.31। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई नेगेटिव। ये फोर्स पे आते हैं, इसका भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो राइट डाउन माइनस 1000, ये हो जाएगा साइन ऑफ 36.87। एक और फोर्स बचा ये ऊपर वाला, ये अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, अब जाके आया ये प्लस 632, ये हो जाएगा अपना कॉस 18.43। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजीली धीरे धीरे करते जाना है, क्योंकि ये बड़ा न्यूमेरिकल है, 6 मार्क को था आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो यस डेफिनेटली यू विल गेट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई
इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, कैलकुलेटर में पुट करो, क्या आ रहा है? सो यू विल गेट द आंसर माइनस ऑफ 601.157. सो दिस इज योर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई और एफ एक्स. हमेशा याद रखना एग्जाम्स में जब भी आप कोई आंसर्स निकालते हो तो उसको ब्रैकेट में पुट करने की आदत डालो. नहीं अगर आदत है तो आदत डालो, क्योंकि जब मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे पेपर चेक करना है, तो जैसे मुझे ऐसे स्पून फीडिंग टाइप मिलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, या फिर आप खुद भी जब आप आगे हम चलेंगे, अभी हमें समीशन एफ एक्स एफ वाई लगेगा, अगर आप ब्रैकेट करके रखें तो आपकी जो आंखें हैं फटक से उस पर आती हैं कि ये वैल्यूज़ है यार. अगर आपने उसको ब्रैकेट नहीं किया हो तो एक एक लाइन देखनी पड़ती है, नहीं ये रहा समीशन एफ एक्स. सो आपके लिए भी अच्छा रहता है कि जैसे कि फर्स्ट पेज फिल हो गया, सेकंड पेज पे गए आप, बैक साइड पे जब पेजेस पे आ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट कब होगा? जब आपने उसको ब्रैकेट रखा है, आपका दिमाग सीधा उस पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे. मतलब सिर्फ इसके कैलकुलेशन में पूरी मेहनत जिसके लिए हो रही है उसको कभी भी ब्रैकेट दो, बहुत अच्छा लगता है सबके लिए. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस अवेलेबल है जो अपने पास. सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप? टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई द होल स्क्वायर. सो पुट करो, सो यू विल गेट द रिजल्टेंट. इसका स्क्वायर अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर. व्हाट इज़ द आंसर? सो मैं ज़रा फास्ट करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है. आप स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, मतलब वीडियोस को पॉज करें और खुद से निकालें. सो यू विल गेट द आंसर 848.8595 न्यूटन. So you will get the resultant is this one. What is theta? So theta I know it is tan inverse of summation fy upon summation fx. So इसको solve करेंगे, so you will get the theta as 45.088 degrees. So this is your theta. Okay. So हमने क्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, रिजल्टेंट हमने निकाल लिया. मेहनत वाला पार्ट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. So we have find the resultant. Resultant is 848.8595 न्यूटन और थीटा हमने निकाला हुआ है. सो थीटा इज़ 45.088 डिग्रीज. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक नहीं की. थीटा निकालने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, कौन से क्वाड्रेंट में है. एफ एक्स पॉजिटिव है एंड एफ वाई नेगेटिव है, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इस तरीके से आपको एंगल्स दिखाने. किस तरीके से? ये इस तरीके से. ये रहा फोर्स, डन. सो ये रहा थीटा विच इज़ 45.088 डिग्रीज. बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल में, ये जो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. अगर डायरेक्शन गलत निकाली ना पूरा वेस्ट है आगे करना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस पर थोड़ा सा स्टॉप होने का और बहुत ही ध्यान से उस स्टेप को करना है. सो डेफिनेटली अभी जब मैं निकालने वाला हूँ रिजल्टेंट का इंटरसेक्शन विथ ए बी और बी सी, सो मुझे इतना ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा. अब बी के इस साइड रखूँ या इस साइड रखूँ वो तो सेकेंडरी है, बट उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, वो मुझे ध्यान रखना है. तो फटाफट कॉपी पेस्ट करो और रिजल्टेंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. सो इट इज़ थीटा इज इक्वल टू 45.088 डिग्रीज. ओके, सो एक पार्ट हमारा हो गया. जस्ट मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट लिख लो इसको, उसके बाद आगे का पोर्शन करते हैं. चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. सो जस्ट राइट डाउन नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ए बी और क्या हमसे मांगा होता है, ए बी एंड बी सी. उसको कैलकुलेट करना है. सो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? वी नो सबसे पहले हम लोग बुलाने वाले हैं वेरिग्नन्स बाबा को, लेकिन उनको बुलाने से भी पहले हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना रिजल्टेंट, जो हमने अभी देखा हुआ है. सो चलिए मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. जस्ट राइट डाउन लेट द रिजल्टेंट आर, ये मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ रिजल्टेंट को यहाँ पे. चलो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट को जब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सो ये इन दोनों को कट करते हुए जाए. ओके, सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिजल्टेंट की वैल्यू R इज इक्वल टू 848.8595 न्यूटन और ये रहा थीटा.
यानी थीटा मीन्स ये एंगल, यहाँ पे ये क्या एंगल क्रिएट कर रहा है 45.088 डिग्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लेट द रिजल्टेंट फोर्स लाई एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम हमेशा लेते हैं d टू द राइट ऑफ b। ओके, लेट, ये मैं सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जिसकी डिस्टेंस मैं d लेता हूँ। ओके, सो लेट द रिजल्टेंट r लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ d, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d फ्रॉम b टू द राइट, b के राइट में हम लोग इसको लेके इसको सॉल्व करेंगे। Okay, so write down, let the resultant force lie at a perpendicular distance d to the right of b, cutting the BC at n, cutting the BC at point n and AB at a point M. Okay, और यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको कंसिडर कर लेंगे पॉइंट M। मैं नोट्स में देख के कर रहा हूँ ताकि जब आप नोट्स लें तो कोई भी पॉइंट यहाँ वहाँ ना हो। ठीक है, अगर मैंने M यहाँ लिया N यहाँ किया तो नोट्स और इसमें अलग हो जाएंगे, तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट M, A और B पे यहाँ पे मैंने कट किया हुआ है जो लिखा हुआ है, और N यहाँ पे। ठीक है, सो ये अपना हो गया जो हमको मानना रहता है ये स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो रिजल्टेंट आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B इज D विच इज़ राइट टू दी B। मैंने जैसे कहा था, अगेन ध्यान रखना है कि राइट ऑफ D लो या लेफ्ट ऑफ D लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर एट द लास्ट D पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपने सपोज किया हुआ है दैट इज़ राइट, अगर वो नेगेटिव आ रहा था जो आपने सपोज किया हुआ है वो रॉन्ग है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो चलिए इसको शुरू करते हैं और आगे मूव करते हैं। नाउ क्या करेंगे, नाउ यूजिंग वैरिग्नन्स थ्योरम, यहाँ पे मैं पॉइंट B कंसीडर करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सो द समेशन ऑफ moments of all the forces at point B is equal to, F stand for all the forces, is equal to the moment of resultant for the same point B. Okay, so ये जो resultant का जो मोमेंट होगा अकेला और सारी फोर्सेस का जो मोमेंट होगा फ्रॉम पॉइंट बी, सबको एक साथ रखेंगे। सो ये ध्यान रखेंगे करते समय, ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज जो लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जो ऑटोमेटिकली होंगे उनको नेगेटिव लिखते हुए चलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, इसको पॉज करें और खुद से ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी। और यहाँ पे मैं करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये जो फोर्सेस हैं इसको देख लेते हैं। सो इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट बी, ये फोर्स क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। सो प्लस 722 कॉस, एंगल है अपना 56.31। मोमेंट में हमेशा डिस्टेंस भी लेना है। सो ये फोर्स का ये डिस्टेंस आएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज़ 3। सो राइट डाउन इनटू 3 हो गया। इंक्लाइन फोर्स है, उसका डायरेक्ट मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, इसीलिए मैं उसके रिजोल्यूशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इसका जो ये सेकंड रिजॉल्व करने वाला आने वाला है, ये जो सेकंड फोर्स आएगा ये गो थ्रू हो रहा है पॉइंट बी से, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। सो 0। नेक्स्ट इस फोर्स को मैं कंसिडर करता हूँ जो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है। सो मुझे पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, तो इसको यहाँ लेके आता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनका। सो ये डिस्टेंस आएगा 3 मीटर और ये फोर्स क्या क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। सो नेगेटिव माइनस what is the force, so it is 1000 cos 36.87। ये हो गया ये हो गया फोर्स। इसका मोमेंट क्या आएगा, जैसे मैं इसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट इज़ 3। ये तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट भी आ रहा है, देखो वर्टिकल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ और इट इज़ प्रोड्यूसिंग अगेन अ क्लॉकवाइज मोमेंट। सो अगेन क्लॉकवाइज के लिए लेंगे नेगेटिव, सो विल राइट 1000 sin 36.87। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, इट इज़ 4 मीटर। सो राइट डाउन इनटू 4। डन। इस पे ये फोर्स का यूज़ कर लिया हमने, यहाँ पे इसको कर लिया, यहाँ पे ये दो फोर्सेस हो गए, ये दोनों बचे। सो ये जो फोर्स है यहाँ पे फोर्स का जो हमने प्रॉपर्टी किया हुआ है ट्रांसमिसिबिलिटी, तो ट्रांसमिट करके यहाँ के लेके आता है इसको। चलो ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा अपना 4 और इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज। सो लिखेंगे इसको प्लस। सो प्लस
632 cos 18.43 ये तो हो गया फोर्स। डिस्टेंस क्या आएगा इसके लिए, दिस डिस्टेंस विच इज़ 4। ओके, एक फोर्स और बचा हुआ है 632, पॉइंट बी से वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, सो क्लॉकवाइज के लिए अगेन करेंगे माइनस 632 साइन 18.43। डिस्टेंस कौन सा अज्यूम करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा, ये होगा विच इज़ 6, सो मल्टीप्लाई इट विथ 6। सो सारे फोर्सेस हमने लिख लिए क्या, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली लिख लिया। अभी हमारा काम है रिजल्टेंट को अकेले लिखना। सो पॉइंट बी से रिजल्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ क्लॉकवाइज माइनस, सो इट इज़ माइनस, वी हैव रिजल्टेंट 848.8595 इंटू डी। डी हमें कैलकुलेट करना है, पता नहीं है। सो ये पूरा इक्वेशन हो गया। जस्ट मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट सी दी इक्वेशन एंड पुट इन दी योर कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर में पुट करोगे, सो फाइंड आउट द डी। व्हाट इज डी, जस्ट स्टॉप करना है इस वीडियो को, कैलकुलेटर में फटफट पुट करना है और गिव मी द वैल्यू फॉर डी। सो डेफिनेटली यू विल गेट डी इज इक्वल टू, so you will get D is equal to 2.8262 मीटर। ओके, अगर आपने लाया तो वेरी गुड, अमेजिंग। और अगर नहीं आया तो जस्ट एक बार और देखो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, कोई अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो देख लो ज़रा। और सो दिस इज़ योर लास्ट आंसर। सो D इज इक्वल टू 2.8262, ठीक है। सो आगे का जो पोर्शन मुझे करना है, मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ। अभी तक हमको जो करना है उसमें मेन पोर्शन ये है कि B और N का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है और B और M का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। D ही सिर्फ कैलकुलेशन हमारा मेन पॉइंट नहीं था, D हमने कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। मैं इसे इरेज करके सॉल्व करता हूँ। सो D हमने क्या कैलकुलेट किया, सो वी फाइंड D इज इक्वल टू 2.8262 मीटर। ओके, सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके आगे का पोर्शन आप सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री को थोड़ा याद करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। सो D हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। लेट यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं O, और ये अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल्स फाइंड आउट करना, क्योंकि अभी आपको कुछ समय में पता चलेगा। सो ये रहा अपना रिजल्टेंट, यहाँ पे पॉइंट N है। सो सबसे पहले मैं कंसिडर करने वाला हूँ दिस ट्रायंगल BOC। ओके, सो सॉरी नॉट C, N, सो BON। सो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट N, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90 और ये मेरा D है। सो D इज़ माई 2.8262 मीटर। और इसके अलावा ये एंगल क्या आएगा, सो दिख रहा है ये 45.008। सो सेम एंगल ये भी आने वाला है। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस अगर हम कंसिडर करें, सो जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे वही एंगल होगा। सो दिस एंगल इज़ 45.088 डिग्री। डन। सो अब क्या मैं ये जो नीचे है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको सपोज कर लेता हूँ मैं x। सो ये जो मेरा x है, क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। और साइन थीटा कॉस थीटा में क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं साइन थीटा यूज़ करूँ, सो साइन थीटा इज़ अपोजिट अपॉन हाइपो, यूज़ हो जाएगा। सो राइट डाउन, साइन 45.088 इज इक्वल टू d upon x. So what is x? So as x is equal to 2.8262 upon sine of 45.088. So what is x? x की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेटर में पुट करो। विदाउट कैलकुलेटर कुछ भी मत करो, हवे में मत करो, कैलकुलेटर यूज़ करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यू विल गेट द आंसर 3.99 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करने वाले हैं ये जो दिख रहा है आपको BMO,
सो ये जो पोर्शन दिख रहा है, नेक्स्ट हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ़ दिस इज़ योर थीटा, मतलब ये जो थीटा हमने कैलकुलेट किया रिजल्ट में, इफ़ दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90, सो ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल अगर 90 है, सो ये एंगल आ जाएगा थीटा। ओके, सो ये एंगल थीटा आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये हो गया अपना, ये 90 है, पॉइंट O, ये है पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमने लिया हुआ है, M। सो दिस इज़ M एंड दिस इज़ माय पॉइंट B। और ये एंगल क्या है, अभी मैंने जैसे आपको सिखाया, अगेन ये एंगल थीटा आ रहा है, सो विच इज़ 45.088। और अब मुझे क्या पता है, ये D पता है, सो ये रहा D। सो D मेरा है 2.8262। तो हाउ टू कैलकुलेट BM, इसको अगेन मैं y ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो y कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये हाइपो है और ये इसका एडजेसेंट है, सो cos यूज़ करना पड़ेगा। सो cos 45.088 इज इक्वल टू, एडजेसेंट इज 2.8262 अपॉन हाइपो इज y। सो y इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। सो 4.003 मीटर इज़ योर लास्ट आंसर। सो मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट फटाक से कॉपी पेस्ट करो इसको। सो समझ में आया आपको। इसी टाइप के एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स में आते हैं न्यूमेरिकल्स, काफ़ी डरना नहीं है इनसे, काफ़ी इजी होते हैं। बस आपको ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, आपको फोर्स रिजॉल्व करने अच्छे से आना चाहिए, आपको वेरिगनेस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए, आपको मोमेंट निकालने हुए अच्छे से आने चाहिए कि मोमेंट निकालते कैसे हैं, कौन से डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आपका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद ध्यान रखना होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सपोज करने आपको आना चाहिए कि पॉइंट बी से कैसे सपोज करना, एंगल्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब आपको आएंगी ना, तब जाके आप परफेक्ट बनते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को करना, इट मीन्स कि आपके बहुत सारे बेस जो ऑलरेडी आपने पहले किए हुए हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी अराइज होती है एंगल्स कैलकुलेट करने में, ये करने में, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करो। सो आज का ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने आपको कोप्लेनर फोर्सेस मैक्सिमम बताने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा पोर्शन हमने इसमें क्या मतलब पुट करने को ट्राई किया कि सब हम इसमें कर लेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर्स में लाता रहूँगा और उनमें भी इसी तरीके के न्यूमेरिकल स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम्स में। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो मैंने किए वो तो करने ही हैं, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस उठाएं, प्रीवियस ईयर्स के मोमेंट यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठाएं, उनको कोशिश करें, ट्राई करें सॉल्व करने का। मतलब कुछ देखें नहीं, जस्ट वन सिटिंग में पूरा सॉल्व करने को ट्राई करें, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर उसके बाद आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ये सेक्शन लोगों के लिए। सो चलिए आज इसको यहीं पर करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू। Dana dum dana dum dana dum dana